विज्ञान के समंदर में एक बहुत गहरी छलांग लगाने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास एनसीईआरटी की 6ठी से 8वीं क्लास के विज्ञान की किताबों पर आधारित कुछ नोट्स हैं और हमारा मिशन है कि कुछ भी छूटे नहीं। हाँ। मतलब जीव विज्ञान की सबसे छोटी कोशिका से लेकर भौतिकी के विशाल ब्रह्मांड तक हर चीज को जोड़कर देखना है। बिल्कुल, ये सिर्फ स्कूल के सबक नहीं है, ये वो नियम है जिनसे हमारी दुनिया चलती है। हम सब ने स्कूल में रटा है ना, कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस है। हाँ, ये तो सबको याद है। पर आज हम इस पर भी बात करेंगे कि ये पावर हाउस शायद अरबों साल पहले एक अलग ही जीव था। क्या? हाँ, जो हमारी कोशिकाओं में आकर रहने लगा। तो हम सिर्फ क्या नहीं बल्कि उसके पीछे की कहानी को समझेंगे। वाह, ये तो शुरू होने से पहले ही दिलचस्प हो गया। तो चलिए इसी कोशिका से शुरू करते हैं। पौधे और जानवर दोनों में कोशिकाएं होती हैं, पर फर्क क्या है इनमें? आप ऐसे सोचिए कि जंतु कोशिका एक लचीले थैले जैसी है, ठीक है। लेकिन पादप कोशिका एक डिब्बे की तरह है। उसके बाहर एक सख्त दीवार होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अच्छा, जो उसे आकार देती होगी। बिल्कुल, आकार और सहारा। और दूसरा बड़ा फर्क है पौधों में मौजूद लवक या प्लास्टिड्स। इनमें क्लोरोफिल होता है, वही हरा पदार्थ जो पौधों के लिए खाना बनाता है। और इसी खाने को मतलब ऊर्जा में बदलने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। लेकिन आपने जो बात कही कि वो कभी एक अलग जीव था, वो तो हैरान करने वाली है ना? इसका मतलब हमारी कोशिकाओं के अंदर एक और जीव रहता है जिसका अपना डीएनए भी है। कमाल है। हाँ, और हमारी एनर्जी के लेवल से लेकर उम्र बढ़ने तक सब कुछ इन छोटे पावर हाउस की सेहत पर ही निर्भर करता है। अब देखिए, इस कोशिका को ऊर्जा चाहिए और वो आती है पोषण से। और यहाँ पौधे हमसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। बिल्कुल। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। मुझे इसका केमिकल फॉर्मूला तो याद नहीं, पर प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प है। फॉर्मूले को भूल जाइए, इसे एक जादुई रसोई की तरह सोचिए। रसोई? हाँ, पौधे सूरज की रोशनी की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, हवा से हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और जमीन से पानी खींचते हैं। और इन 3 साधारण चीजों से वो अपने लिए ग्लूकोज यानी भोजन बना लेते हैं। और इस प्रक्रिया का एक बाई प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, जिसके बिना हम जी नहीं सकते। सोचिए, पौधे हमारे छोड़े हुए धुएं को हमारे लिए सांस में बदल देते हैं। लेकिन सारे पौधे इतने सीधे साधे नहीं होते ना। मैंने कुछ मांसाहारी पौधों के बारे में भी सुना है। हाँ, जैसे घटपर्णी या पिचर प्लांट। ये ऐसी मिट्टी में उगता है जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। अच्छा। तो अपनी जरूरत पूरी करने के लिए ये कीड़ों को फंसाकर उन्हें पचा जाता है। फिर अमरबेल जैसे परजीवी हैं, वो जो पेड़ों पर पीली पीली बेल लिपटी होती है, उनका बनाया हुआ भोजन चूस लेती है। और एक बहुत सुंदर रिश्ता है लाइकेन का, जिसमें फंगस और शैवाल एक साथ रहते हैं। एक घर देता है, दूसरा खाना बनाता है। वाह, पार्टनरशिप का बेहतरीन उदाहरण। बिल्कुल कमाल है। अब पौधों से इंसानों पर आते हैं। हम तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जैसी चीजें चाहिए। नोट्स में इन्हें पहचानने के कुछ टेस्ट भी दिए हैं। जैसे वसा के लिए कागज पर रगड़ो, तेल का धब्बा आ गया तो वसा है। ये तो बहुत सरल है। हाँ, स्कूल के लेवल पर ये एक आसान तरीका है, पर ये हमें एक अंदाजा जरूर देता है। इसी तरह खाने पर आयोडीन डालने से अगर वो नीला काला हो जाए तो उसमें स्टार्च है। और कॉपर सल्फेट कास्टिक सोडा से बैंगनी रंग आए तो प्रोटीन। बिल्कुल, ये खाने में जासूस की तरह काम करते हैं। और इन पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है, ये भी हम सबने सुना है। जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों से खून आता है। हाँ, ये बीमारी सदियों तक नाविकों के लिए एक भयानक सपना थी, जब तक उन्हें ये पता नहीं चला कि खट्टे फल खाने से इसे रोका जा सकता है। सही बात है। इसी तरह विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हमारा शरीर धूप में ये विटामिन खुद बनाता है, जो दिखाता है कि हम अपने पर्यावरण से कितने गहरे जुड़े हुए हैं। और आयरन की कमी से एनीमिया, जिसमें बहुत थकान महसूस होती है। हाँ, क्योंकि खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाती है। तो ठीक है, हमने खाना खा लिया, पोषक तत्व मिल गए, अब शरीर उसे इस्तेमाल कैसे करता है? यहीं से पाचन तंत्र की कहानी शुरू होती है। ये एक तरह की असेंबली लाइन है। मुंह में लार खाने के स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देती है। पीठ में पहुंचकर खाना एसिड के एक तालाब में गिरता है, जहां सारे कीटाणु मर जाते हैं। फिर खाना छोटी आंत में पहुंचता है और यहीं पर असली जादू होता है। छोटी आंत? नोट्स में लिखा है कि यहाँ विली या दीर्घ रोम होते हैं। ये क्या है? सोचिए कि छोटी आंत के अंदर की दीवार एक तौलिए की तरह है, जिस पर हजारों छोटे छोटे धागे हैं। अच्छा। ये धागे
पोषक तत्वों को सोखने के लिए सतह का क्षेत्रफल इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि अगर इसे पूरा फैलाया जाए तो ये एक टेनिस कोर्ट के बराबर हो जाएगा। क्या? एक टेनिस कोर्ट जितना एरिया हमारी छोटी आंत में? ये तो अविश्वसनीय है ना? इसी विशाल सतह से हमारा शरीर सारे जरूरी पोषक तत्वों को खून में खींचता है। और जो बच जाता है वो बड़ी आंत में चला जाता है, जहां से पानी सोख लिया जाता है। तो अब पोषक तत्व खून में आ चुके हैं, उन्हें पूरे शरीर में कौन पहुंचाता है? ये काम है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का, जिसका हीरो है हमारा दिल, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम है खून। खून में लाल कोशिकाएं यानी आरबीसी ऑक्सीजन की टैक्सी हैं। सफेद कोशिकाएं यानी डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के सैनिक हैं जो बीमारियों से लड़ते हैं। और प्लेटलेट्स जो चोट लगने पर खून का थक्का जमाते हैं। बिल्कुल। मुझे हमेशा लगता था कि धमनियों मतलब आर्टरीज में हमेशा साफ खून होता है और शिराओं यानी वेन्स में गंदा खून। ये एक बहुत आम धारणा है और ज्यादातर मामलों में सही भी है, लेकिन शरीर में एक बहुत ही चालाक अपवाद है। अपवाद? हाँ, हमारे फेफड़ों का सर्किट। दिल से फेफड़ों तक जो धमनी गंदा खून ले जाती है वो इस नियम का अपवाद है। अच्छा। और फेफड़ों से साफ होकर जो खून शिरा के जरिए दिल में वापस आता है वो भी अपवाद है। वहां ये नियम पूरी तरह से उल्टा हो जाता है। समझ गया। तो ऑक्सीजन खून में आ गई, लेकिन शरीर इस ऑक्सीजन का करता क्या है? यहीं पर श्वसन या रेस्पिरेशन का काम आता है। हाँ, और श्वसन सिर्फ सांस लेना नहीं है, ये वो प्रक्रिया है जिससे हमारी कोशिकाएं ग्लूकोज और ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके ऊर्जा पैदा करती हैं। इसे वायवीय या एरोबिक श्वसन कहते हैं। ठीक है। लेकिन कभी-कभी जब हम बहुत ज्यादा दौड़ते या कसरत करते हैं तो मांसपेशियों को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और तब पैरों में भयानक दर्द होता है, क्रैम्प्स। वही, उस समय हमारी मांसपेशियां बिना ऑक्सीजन के ऊर्जा बनाने लगती हैं और इस प्रक्रिया में लैक्टिक एसिड बनता है। ओह, अच्छा, तो उस दर्द की वजह ये लैक्टिक एसिड है? हाँ, यही एसिड मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द की वजह है। ये आपकी मांसपेशियों का शरीर को ये बताने का तरीका है कि भाई मुझे ऑक्सीजन कम पड़ गई थी। समझ गया। शरीर में इतनी सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं तो जाहिर है कचरा भी बनता होगा। उसे कौन साफ करता है? उसके लिए हमारे पास एक बेहतरीन फिल्टर सिस्टम है, हमारी किडनियां यानी वृक्क। ये दिन रात खून को छानकर उसमें से यूरिया जैसे जहरीले पदार्थ निकालकर मूत्र के रास्ते बाहर फेंक देती हैं। और अगर ये फिल्टर काम करना बंद कर दें तभी डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि हमारा शरीर एक अविश्वसनीय जैविक मशीन है, लेकिन ये मशीन बनी किस चीज से है? इसके पुर्जे क्या हैं? ये समझने के लिए हमें कोशिका से भी गहरे स्तर पर जाना होगा। हाँ, अणुओं और परमाणुओं की दुनिया में, और यहीं से रसायन विज्ञान की कहानी शुरू होती है। और रसायन विज्ञान की शुरुआत करते हैं हमारे स्वाद से। अम्ल यानी एसिड्स जो खट्टे होते हैं, जैसे नींबू या दही, और क्षार यानी बेस जो कड़वे और साबुन जैसे चिकने होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। और इन्हें पहचानने के लिए लिटमस पेपर के अलावा हमारे किचन में भी जासूस मौजूद हैं, जैसे हल्दी। हाँ, हल्दी किसी क्षार जैसे साबुन के पानी के संपर्क में आते ही लाल हो जाती है। सही बात है। और जब ये दोनों दुश्मन यानी अम्ल और क्षार मिलते हैं तो एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं। इसे उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण? सबसे अच्छा उदाहरण है चींटी का काटना। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। अगर उस पर कैलामाइन लोशन जो एक क्षारक है लगा लें तो जलन तुरंत शांत हो जाती है। वाह। अब पदार्थों को एक और तरीके से देखते हैं, धातु और अधातु। धातुएं मतलब लोहा, सोना, तांबा। इनकी गुण तो हमें पता है, चमक, कठोरता, करंट पास होना की तरह तरल होता है। या सोडियम जो इतना नरम है कि उसे मक्खन की तरह चाकू से काट सकते हैं। अच्छा। और दूसरी तरफ ग्रेफाइट जो पेंसिल में होता है वो कार्बन यानी एक अधातु है, फिर भी उसमें से करंट पास हो सकता है। और कुछ धातुएं तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती हैं। मैंने सुना है सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं। हाँ, क्योंकि अगर उसे बाहर रखें तो वो हवा और पानी से इतनी तेजी से क्रिया करता है कि उसमें आग लग सकती है। ओहो। और धातुओं की अपनी एक दुनिया है जिसमें कुछ ज्यादा ताकतवर होते हैं और कुछ कमजोर, जैसे जिंक लोहे और तांबे से ज्यादा ताकतवर है। तो अगर जिंक को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डाल दें तो वो कॉपर को वहां से हटा देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा और घोल का रंग उड़ जाएगा। वाह, ये तो स्कूल के प्लेग्राउंड जैसा है। अब बात करते हैं बदलावों की, भौतिक और रासायनिक। बर्फ का पानी बनना भौतिक है
क्योंकि पानी को वापस बर्फ बना सकते हैं। लेकिन दूध से दही बनना रासायनिक है, क्योंकि दही से वापस दूध नहीं बना सकते। एकदम सही। रासायनिक परिवर्तन में हमेशा कोई नई चीज बनती है जिसकी पहचान ही अलग होती है, जैसे लोहे पर जंग लगना। हाँ, जंग एक नया पदार्थ है। बिल्कुल। जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर आप मोमबत्ती की लौ को ध्यान से देखें तो उसका सबसे बाहरी हिस्सा जो नीला दिखता है सबसे गर्म होता है। अच्छा, मुझे लगता था पीला वाला सबसे गर्म होता होगा। नहीं, बीच का पीला हिस्सा कम गर्म और सबसे अंदर का काला हिस्सा सबसे ठंडा होता है, जहां मोम जल नहीं पाता। तो हमने जान लिया कि चीजें किस चीज से बनी हैं और कैसे बदलती हैं, पर ये चलती कैसे हैं? इन पर कौन सी अदृश्य ताकतें काम करती हैं? अब हम भौतिकी की दुनिया में कदम रखते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं बल, दाब और घर्षण से। दाब यानी प्रेशर। हाँ, दाब का फंडा बहुत सरल और मजेदार है। हाँ, दाब का मतलब है कि कोई बल कितने एरिया पर लग रहा है। सोचिए, एक कील का सिरा नुकीला क्यों होता है? ताकि वो आसानी से अंदर चली जाए। पर क्यों? क्योंकि जब हम हथौड़ा मारते हैं तो सारा बल उस छोटे से नुकीले सिरे पर लगता है, जिससे दाब बहुत ज्यादा हो जाता है और कील आसानी से अंदर चली जाती है। और इसीलिए कुली अपने सिर पर कपड़ा लपेटकर पगड़ी बना लेते हैं। बिल्कुल, ताकि बोझ का वजन ज्यादा एरिया पर फैले और सिर पर दाब कम लगे। बहुत बढ़िया। और घर्षण या फ्रिक्शन, वो बल जो हमेशा गति का दुश्मन होता है। हाँ, पर वो एक जरूरी दुश्मन है। बिना घर्षण के हम चल भी नहीं सकते, लिख भी नहीं सकते। इसके भी प्रकार हैं। किसी रुकी हुई भारी अलमारी को धकेलना सबसे मुश्किल होता है, वो है स्थैतिक घर्षण। ठीक है। एक बार वो चलने लगे तो थोड़ा आसान हो जाता है, वो है सर्पी घर्षण। और अगर उसके नीचे पहिए लगा दें तो सबसे आसान हो जाता है, वो है लोटनिक घर्षण। इसीलिए पहियों का आविष्कार इतना बड़ा माना जाता है। बिल्कुल। अब ऊर्जा के दो सबसे आम रूपों पर आते हैं, प्रकाश और ध्वनि। हाँ। प्रकाश तो सीधी लाइन में चलता है, लेकिन हम उसे शीशों और लेंस से मोड़ सकते हैं। हाँ, और इनका इस्तेमाल हमारी जिंदगी बदल देता है। गाड़ियों की हेडलाइट में अवतल यानी कॉन्केव मिरर होता है, जो रोशनी को दूर तक फैलाता है। और साइड मिरर में उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है। हाँ, जो चीजों को छोटा दिखाता है लेकिन ज्यादा बड़े एरिया को कवर करता है, ताकि पीछे का पूरा व्यू मिले। और ध्वनि, मुझे बस इतना पता है कि अंतरिक्ष में आवाज नहीं सुनाई देती, क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए किसी माध्यम यानी हवा, पानी या ठोस की जरूरत होती है। अच्छा। इसकी रफ्तार सबसे तेज ठोस में होती है, उससे कम पानी में और सबसे धीमी हवा में। और आवाज के दो मुख्य गुण हैं, तारत्व यानी पिच और प्रबलता यानी लाउडनेस। जैसे मच्छर की भिनभिनाहट की पिच ज्यादा होती है, इसलिए वो तीखी लगती है, और शेर की दहाड़ की प्रबलता ज्यादा होती है, इसलिए वो तेज होती है। और यहाँ एक दिलचस्प बात है कि अगर आवाज का आयाम मतलब एम्पलीट्यूड 2 गुना हो जाए तो उसकी प्रबलता 4 गुना बढ़ जाती है। ये तो कमाल है। बिल्कुल। अंत में बात करते हैं बिजली और चुंबकत्व की। बिजली के भी कई चेहरे हैं। वो हमें हीटर में गर्मी देती है तो विद्युत घंटी में चुंबकीय असर पैदा करके आवाज करती है। और इसका एक और रूप है विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हाँ, सस्ती धातु पर सोने चांदी की परत चढ़ाना इसी से होता है, ताकि वो सुंदर भी दिखे और जंग से भी बची रहे। और चुंबक तो अपने आप में एक रहस्य है। बस इतना पता है कि विपरीत ध्रुव आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को धकेलते हैं। तो हमने कोशिका से शुरू करके परमाणुओं, बलों और ऊर्जा तक का सफर तय कर लिया। अब आखिर में थोड़ा और जूम आउट करते हैं और अपने सौरमंडल पर एक नजर डालते हैं। हमारे सौरमंडल में भी कुछ अजीब किरदार हैं, जैसे शुक्र जो इतना चमकीला है और बाकी ग्रहों से उल्टी दिशा में घूमता है। हाँ, पूरब से पश्चिम की ओर। और शनि ग्रह, क्या ये सच है कि वो पानी में तैर सकता है? ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है। ये बिल्कुल सच है। शनि का घनत्व पानी से भी कम है। मतलब अगर हम कल्पना करें कि कोई इतना बड़ा महासागर है जिसमें शनि को रखा जा सके, तो वो उसमें एक बड़ी सी गेंद की तरह तैरेगा। ये तथ्य हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड कितना विचित्र और अद्भुत है। वाओ! तो इन सब का क्या मतलब है? हमने जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी का एक तूफानी दौरा किया और देखा कि कैसे हमारे अंदर की एक कोशिका से लेकर आसमान के ग्रहों तक सब कुछ बुनियादी नियमों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से ले जाने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक नजरिया है। ये समझना कि पत्ता हरा क्यों है या आसमान नीला क्यों है,
या हमें कसरत के बाद दर्द क्यों होता है। हाँ, ये ज्ञान हमें अपने आसपास की दुनिया से और गहराई से जोड़ता है। बिल्कुल।